दुनिया भर में कई सारे मिस्ट्रीज मौजूद हैं। आज हम उसमें से एक बहुत ही मशहूर मिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसके साथ कई सारे अनसॉल्व्ड थ्योरीज जुड़े हैं, जिसका नाम है द डेडलिएस्ट बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में एक ऐसा मिथिकल एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर पोर्टरिको तक और ऊपर में बर्मुडा कंट्री तक 5 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है, जिसका एक ट्रायंगल सा शेप बन जाता है। बताया जाता है ये एरिया समंदर का बहुत ही मिस्टीरियस नेवल और एविएशन डिसअपेरेंस के लिए जाना जाता है, जिसमें 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, शिप्स और कई हजार इंसान गुम हुए हैं, जिनका आज तक भी पता नहीं है। मिथिकल सेक्शन की चर्चा मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जिसका नाम 1964 में एर्गोसी मैगजीन के एक आर्टिकल में राइटर विंसेंट गैटिस के द्वारा दिया गया था। बर्मुडा ट्रायंगल का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसके बारे में सूचना देने वाला पहला शख्स क्रिस्टोफर कोलंबस माना जाता है। ईयर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने हमारे देश इंडिया की खोज में निकला था इटाली से, मगर वो गलती से अमेरिकन कॉन्टिनेंट जा पहुंचा। इस सफर के दौरान कोलंबस का सामना बर्मुडा ट्रायंगल से हुआ था और ये बात इन्होंने इनके लिखी हुई एक किताब में मेंशन किया है। जब इनका शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, अचानक से मौसम बदल गया, जिससे इनका शिप मिसबैलेंस होने लगा और कंपास काम करना बंद हो गया। और इसके बाद कोलंबस ने एक फायरबॉल यानी आग का गोला को आसमान की ओर से सीधे समुद्र पर गिरते हुए देखा। फिर ईयर 1918 में एक और भयानक हादसा हुआ था अमेरिकन नेवल शिप यूएसएस साइक्लॉप्स को लेकर। ये शिप उस दौर में उस यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट और फास्टेस्ट शिप था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एसेट था अमेरिका के लिए। मार्च 1918 में ये शिप वॉशिंगटन डीसी के बैल्टीमोर शहर से 306 पैसेंजर्स और 1000 टन मैंगनीज को लेकर ब्राजील की ओर निकला था, जिसका सफर बर्मुडा ट्रायंगल से तय किया गया था। जब यूएसएस साइक्लोप्स का सफर शुरू हुआ, इससे एक रेडियो ट्रांसमिशन आता है कि मौसम साफ है और सफर के लिए क्लियर है, जो कि आखिरी मैसेज था इस शिप की ओर से। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये शिप का कोई पता नहीं चला, जो बर्मुडा ट्रायंगल में अचानक से गायब हो गया। बर्मुडा ट्रायंगल के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के लिस्ट में ईयर 1945 में एक और चौंका देने वाला हादसा जुड़ गया, जो कि एक नेवल एयर स्टेशन का है। 5 दिसंबर 1945 को जब यूएस के लॉडरेल नेवल एयर स्टेशन फ्लोरिडा से दोपहर के 2:10 पर 5 यूएस नेवी अवेंजर टॉर्पीडो और बॉम्बर्स का कंप्राइजिंग फ्लाइट 19 उनके 3 घंटे के रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर टेक ऑफ हुए थे, जो कि 120 माइल का कवर करने का टारगेट था। इस क्रू को लिeutenant चार्ल्स कैरोल टाइलर कमांड कर रहे। जैसे ही इस क्रू का रूटीन ट्रेनिंग का टास्क खत्म हुआ, अचानक से इस स्क्वाड्रन के कैप्टन का फ्लाइट कॉम्पास काम करना बंद हो गया। फिर इन्होंने अपने बैकअप कॉम्पास को निकाला, मगर वो भी काम नहीं कर रहा था। लिeutenant चार्ल्स ने इनके अन्य 4 टीम मेंबरों से, जो इस क्रू का हिस्सा थे, इनसे रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा कॉम्पास मैल फंक्शन के बारे में पूछते हैं, मगर ये सारे पायलट्स ने जवाब दिया कि इनके फ्लाइट्स के कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे हैं और इसमें कुछ मैल फंक्शनिंग हो गई है, जिसका रीजन स्ट्रेंज और अननोन था। इस स्क्वाड्रन को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे लॉडरेल स्टेशन में वापस लैंड करेंगे बिना कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स के मौजूद ना होने से। इसी के साथ मौसम भी खराब होने लगा था। शाम के 4:57 पर इन्होंने फिर लॉडरेल स्टेशन के रेडियो फैसिलिटीज के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की इनकी लोकेशन की जानकारी के लिए, मगर वो नाकाम रहा। फिर लिeutenant चार्ल्स का मानना था इनके फ्लाइट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, इनको अब ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लाई करना होगा फ्लोरिडा को जाने के लिए। फिर इन्होंने अपनी अन्य 4 क्रू मेंबर्स को ईस्ट की ओर फ्लाई करने का कमांड दिया, मगर कुछ क्रू मेंबर्स को लगा ऑलरेडी ये ईस्ट में ही है और इनको वेस्ट की ओर फ्लाई करना होगा फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है और सूरज ढल जाता है। माना जाता है इस पॉइंट पर ये प्लेन्स 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर स्क्वाड्रन लीडर लिeutenant चार्ल्स के द्वारा लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन 7:04 पर रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें इन्होंने अपने क्रू पायलट्स को फ्यूल की कमी होने की वजह से उनके सारे एयरक्राफ्ट को कोई लैंड एरिया की ओर डिच करने का कमांड किया था। फिर ये प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिसमें पूरे 14 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट 19 का गायब होने के 2 दिन बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मराइनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है लॉडरेल नेवल एयर स्टेशन से 13 लोगों के क्रू के साथ, फ्लाइट 19 की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करने के बाद, जिसका मकसद फ्लाइट 19 को ढूंढ निकालना था। फिर ये फ्लाइट भी अपने क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो जाता है। जिस लोकेशन में फ्लाइट 19 और रेस्क्यू मराइनर एयरक्राफ्ट गायब हुए थे, वो एरिया बर्मुडा ट्रायंगल था और आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में कोई नहीं जानता है कि ये कहां पर है और इनके क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था। इसके बाद कई दिनों तक एक लार्ज स्केल एयर और सी सर्च ऑपरेशन अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किया गया, जो कि उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस माना जाता है इन दोनों फ्लाइट्स और इनके क्रू मेंबर्स को ढूंढ निकालने के लिए। मगर इस वाइड रेंज सर्च ऑपरेशन के बाद
ना तो इस गायब हुई दोनों फ्लाइट्स के कोई भी क्रू मेंबर्स की बॉडी मिलती है, ना तो एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा। बर्मुडा ट्रायंगल के कई सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है द एलन ऑस्टिन। बात है 1881 की। एक 210 फीट का लंबा जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। इस शिप को रास्ते में एक अनजान शिप दिखता है, जिससे देखकर एलन ऑस्टिन के कैप्टन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बीच समंदर में वो पूरे का पूरा जहाज खाली खड़ा हुआ था और उसके अंदर एक भी शख्स मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन का कैप्टन अपने शिप के साथ 2 दिन वहीं रुके रहे, ताकि जो अनजान शिप था उसमें से कोई रिस्पॉन्स आए, मगर पूरे 2 दिन होने के बावजूद उस अनजान शिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने चंद क्रू मेंबर्स को लेकर उस अनजान शिप में गए और पूरे शिप के छानबीन के बाद देखा उस शिप में बहुत सारे कीमती चीज मौजूद थे, जो वैसे के वैसे ही थे। ना तो कोई लूट या तो हादसा होने का कोई भी निशानी था, क्योंकि उस दौर में पायरेट्स का डर काफी होता था। मगर ऐसा कोई पायरेट्स वाला इंसिडेंट तो इस अनजान शिप के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर कैप्टन ने अपने क्रू मेंबरों में से चंद मेंबर्स को उसी शिप में छोड़ दिए और इस अनजान शिप को एलन ऑस्टिन के साथ लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तूफान की होने की वजह से वो अनजान शिप किसी दूसरी दिशा की ओर जाकर गायब हो जाता है। फिर तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस अनजान शिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर अपने स्पाई ग्लास से दिखा पड़ता है वो अनजान शिप। जब उस शिप के करीब पहुंचते हैं तो पता चलता है उस अनजान शिप में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो उनके क्रू मेंबर्स थे जिनको उस अनजान शिप में एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने छोड़ा था, वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता। लेकिन वो अनजान शिप वैसे का वैसे ही सही सलामत था। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दूसरी बार चंद न्यू क्रू मेंबर्स को भेजकर उस जहाज को चलाकर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 2 या 3 दिन बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तूफान में बदल जाता है। फिर सेम कहानी दोबारा हुआ। ये अनजान शिप अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स भेजे गए वो गायब हो जाते हैं अचानक से। जब एलन ऑस्टिन ट्रिप खत्म कर कर वापस लौटता है, इसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतने घबरा जाते हैं, फिर वो इस शिप को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं, जो इस शिप का नाम एलन ऑस्टिन से बदलकर मेटा रख देती है। ये पूरे का पूरा हादसा जहां हुआ था वो बर्मुडा ट्रायंगल था। माना जाता है कई सालों से इस जगह में हुई घटनाओं को लेकर कई सारे रीजंस बताए जाते हैं, जैसा कि मैनमेड इमेजिनेशंस, हॉन्टेड प्लेस, एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस और अंडर वाटर सिटी अटलांटिस एक्सेट्रा। मगर एक्सपर्ट्स के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर 2 साइंटिफिक थियरीज हैं। एक तो इस जगह के आसमान में मौजूद हेक्सागोनल क्लाउड्स जो 80 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इस जगह में 250 किलोमीटर की स्पीड पर हवा चलती है। इन हेक्सागोनल क्लाउड्स के रास्ते में जब भी कोई प्लेन या शिप तूफान के वक्त आता है वो टूट जाता है। अगर इन हवाओं के डायरेक्शंस में कोई प्लेन सफर करता है तो वो अपने नॉर्मल स्पीड से कई सौ किलोमीटर इजीली कवर कर लेते हैं। इस एरिया में बिजली की चमकने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फॉग बनता है, जिससे यहाँ आने वाले शिप्स और प्लेन्स की डिवाइस काम करना बंद कर देती है, जिससे इनका बेस स्टेशन से अचानक रेडियो ट्रांसमिशन का कनेक्शन टूट जाता है और ये हमेशा के लिए खो जाते हैं। और दूसरे साइंटिफिक थियरी के अनुसार इन हादसाओं की वजह इसके समंदर में मौजूद वॉल्केनिक स्पॉट्स हैं, जिसका शेप एक शार्प स्पाइक की तरह बना हुआ है, जिससे शिप्स जब भी इस एरिया में ट्रैवल करते हैं तो इस शार्प वॉल्केनिक स्पॉट से टकराकर टूट जाते हैं। कई सारे रिसर्चर्स कहते हैं इस वॉल्केनिक स्पॉट से निकलने वाली मीथेन गैस इस जगह के पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे उस एरिया में ट्रैवल होने वाली कई शिप्स कम डेंसिटी पानी होने की वजह से डूब जाते हैं। फ्लाइट रडार 24 जो कि लाइव एयर ट्रैक को मॉनिटर करती है, इनके अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से हर एक दिन 100 से भी ज्यादा प्लेन्स उड़ते हैं। वैसे ही मराइन ट्रैफिक मॉनिटर करने वाली गवर्नमेंट वेबसाइट के अनुसार इस जगह में हर एक दिन
कम से कम 200 से भी ज्यादा कार्गो और क्रूज शिप्स ट्रैवल करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया में हर एक दिन हेवी ट्रैफिक होने की वजह से अक्सर यहाँ पर एयरप्लेन्स और शिप्स का क्रैश होने का रिस्क ज्यादा रहता है, जो कि एक अहम रीजन बताया जाता है। इन सारे पुराने हादसों और मिथ्स को जस्टिफाई करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बर्मुडा ट्रायंगल एरिया की कई सारे मिस्ट्रीज और थियरीज को बस इंसानों के सुपरस्टिशन कहते हैं, जो कि रियल और लॉजिकल है ही नहीं। जिसका रीजन है इंडक्टिव थिंकिंग, रीइंफोर्समेंट थ्योरी या तो ऑक्कम्स रेजर, जिससे इस एरिया को पैरानॉर्मल और एलियन थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस के साथ जोड़ देते हैं बजाय नॉर्मल की। यहाँ तक कि यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड ऑफिशियली इस जियोग्राफिक एरिया का एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है कि ये एरिया शिप्स और प्लेन्स के लिए हज़ार्डियस है, और इसके साथ दुनिया भर में मौजूद टॉप 10 डेडलीस्ट ओशंस के लिस्ट में भी बर्मुडा ट्रायंगल को मेंशन किया ही नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी में बहुत सारे लॉजिकल गैप्स हैं, जिसे एक्सप्लॉइट करके लोग अपने हिसाब से थियरीज बना देते हैं। ईयर 2013 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन एसोसिएशन की ओर से कंडक्ट की गई एक डिटेल स्टडी में वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर बॉडीज फॉर शिपिंग के लिस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल को इंक्लूड ही नहीं किया गया, और इस एरिया में फ्रीक्वेंट हरिकेन्स और शैलो वाटर की होने की वजह ही ये सारे इंसिडेंट्स का साइंटिफिक कंक्लूजन है। तो इससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बर्मुडा ट्रायंगल का अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का जवाब मिल गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में अपने विचार शेयर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिवर्स वी नो।